बनारस की तस्वीर में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हमारे संग थाना चौबेपुर वाराणसी में बराई क्षेत्र है। यहाँ से जुझारू किस्म के जुझारू व्यक्ति जिनको विशाल महाराज के नाम से लोग जानते हैं, इनके बारे में अगर बताया जाए तो ये राष्ट्रवादी चिंतक इनको भी कहा जा सकता है। बल्कि ये राष्ट्रवादी चिंतक हैं, बहुत ही जुझारू हैं, भगत सिंह के सिद्धांतों पे चलने वाले हैं। हालांकि गांधी को भी मानते हैं, लेकिन भगत सिंह के सिद्धांतों पे ये ज्यादा चलते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे और बात करके इनसे जानकारी लेंगे, इनके बारे में, इनके कार्य की शैली के बारे में, राजनीतिक विषयों पे चर्चा करेंगे। इन्हीं सब मुद्दों पे आज हम हमारे साथ विशाल जी हैं। विशाल जी से बात करता हूँ। विशाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले तो नमस्कार विशाल जी, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा कि राजनीति में आने का कारण क्या है, अपने शुरुआती दौर से बताएं। सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को और आप मीडिया प्रभारी को मैं प्रणाम करता हूं और सबको वंदे मातरम। विशाल पांडे हमारा नाम है जी, और जनता हमें विशाल महाराज के नाम से बुलाती है। तो मेरा एकेडमिक जो रहा है शुरू से ही, मतलब हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार से रहे, मतलब एकदम मध्यम वर्गीय परिवार से रहे। बाबा हमारे जो मंडलाधीश रहे शिक्षा विभाग के, पिताजी चाचा से जो है कि सिंपल परिवार, जो मध्यम वर्गीय जिसे कहते हैं। प्राइमरी से हमारी जो है शिक्षा शुरू हुई। उसके बाद हमने महाबोधि इंटरमीडिएट कॉलेज से इंटर किया, फिर हमने बीएससी किया महादेव पीजी कॉलेज से, एमएससी किया हमने बलदेव पीजी कॉलेज से, बड़ा गांव वाराणसी से। उसके बाद हमने एलएलबी किया खंडवारी विधि महाविद्यालय चहनिया से। एकेडमिक पीरियड के दौरान ही, जैसे होता है टीनेजर्स होते हैं तो तमाम प्रकार के मन में भावनाएं होती है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। हमारे अंदर भी सेना में जाने की ख्वाहिश रही, लेकिन दुर्भाग्य कहा जा सकता है कि भाई हम सेना में नहीं जा पाए। हमने एनडीए के लिए भी अप्लाई किया था, लेकिन कुछ नंबरों से मैं एनडीए नहीं क्वालिफाई कर पाया। बाद में अचानक हमारे दिमाग में कुछ आया कि भाई चलते देखते हैं क्या कुछ नया करते हैं। तो नया करने में कुछ, एक हमारे गुरु रहे, गुरुदेव का कहना था कि भाई जरूरी है कि अगर आप सेना में नहीं गए तो आप देश की सेवा नहीं कर सकते हो, आप आओ राजनीति करो। हमने कहा ठीक है। तो हमने जो है चुनाव लड़ने का हमने पूरा व्यवस्था बना लिया। और यकीन मानिए उस समय जब मैं चुनाव लड़ा, मेरा बीएससी सेकेंड ईयर था, बीएससी सेकेंड ईयर था मेरा, और हमने बीडीसी का चुनाव लड़ा, जो कि आप मान के चलिए कि सबसे छोटा चुनाव होता है ग्रामीण परिवेश में। जी। और बीडीसी जब चुनाव हमने लड़ा तो जनरली चुनाव की जो कंडीशंस होते हैं, आजकल की जो राजनीति का परिदृश्य है, मतलब बहुत भयावह हो चुका है। समाज में इतनी अराजकताएं हैं, और ये सब बातें संभवतः मीडिया के सामने कहना उचित भी नहीं है। लेकिन जब मैं चुनाव लड़ा उस समय बीएससी सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था जी। मैंने कहा कि यार समाज को हम कुछ नया देने जा रहे हैं, और पहले ही अगर हम कुछ गलत करते हैं तो गलत है। मैंने शराब देने से एकदम स्पष्ट मना कर दिया। अब तो फैशन हो गया है कि बिना शराब के चुनाव नहीं। फैशन छोड़िए, जरूरी हो गई है जी। कोई भी एक लीडर ये बात नहीं कहेगा, लेकिन ये बात मैं कह रहा हूँ और दम रखता हूँ कहने का। मैंने शराब देने से इनकार कर दिया, और जो हमारे अपोनेंट थे वो लोग राजनीति के महारथी थे भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने कलम, कॉपी, किताब और चॉकलेट, ये व्यवस्थाएं मैंने उस समय चुनाव में लागू किया, और उसका रिजल्ट बहुत बुरा रहा। हाँ, मैं चुनाव हार गया जी जी। और चुनाव हार गया। फिर मैंने वहां से पीछे मुड़ के देखा नहीं। फिर मैंने समाज में अपना समय दिया, अपने लोगों को जोड़ा। हमने देखा कि भाई कहाँ से मैं कमजोर हूँ, क्या कमी है जिसकी वजह से मैं इलेक्ट नहीं हो पाया। तो मैंने अपने लोगों को अपने से जुड़ा, और जमीन से जुड़ करके हमने एक एक लोगों के लिए, पर्टिकुलर एक एक लोगों के लिए, न कोई जाति, न कोई धर्म, न कोई मजहब, जिसकी जो जरूरत थी हमने उतना काम किया। मैंने दिन को दिन नहीं देखा, रात को रात नहीं देखा। आप ये मान के चलिए कि हमारे पास जो आया मेरे यहाँ से निराश नहीं गया। बीजेपी का वोटर हूँ, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, और अगर ईश्वर ने चाहा तो कल मैं बड़े कैडर का नेता बनूंगा और बीजेपी का ही बनूंगा, क्योंकि हमारी विचारधाराएं जो है बीजेपी के अलावा
किसी भी अन्य पार्टी से टैली नहीं खाती। विचारों पर ही आते हैं, तो आपका राजनीतिक सिद्धांत क्या है? अगर यहाँ से बात करें राजनीतिक सिद्धांत की अगर आप बात करिए तो स्पष्ट शब्दों में भगत सिंह मेरे आदर्श हैं। जो उन्होंने जो चीजें अधूरा छोड़ा था उन चीजों को मैं पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा। बाला साहब ठाकरे की जो स्थितियां थी, जो विचारधाराएं थी, सेम टू सेम हमारी विचारधारा है और बाला साहब ठाकरे कहीं न कहीं हमारे राजनीतिक आदर्श हैं और उन्हीं के राजनीतिक मूल्यों के आधार पे मेरी राजनीति है। जो चीजें हैं स्पष्ट हैं। बुद्ध के विद्यालय से शिक्षा और कार्य जो आप बता रहे हैं, ये सीधे सीधे बाला साहब ठाकरे और भगत सिंह से कहां तक तुलना इसको किया जाए? न तो बाला साहब ठाकरे कभी गलत रहे, न ही भगत सिंह कभी गलत रहे। लाहौर नहीं, आंदोलनकारी वाली बातें होती है। बुद्ध तो शांति के दूत रहे, शांति से कोई काम करते थे, लेकिन भगत सिंह और बाला साहब जी तो आंदोलनकारियों में उनकी गिनती होती थी। हाँ, तो सही है ना। भगत सिंह जी कभी भी नहीं कहा कि नहीं आप हथियार उठाओ, आप कभी उनकी विचारधाराओं को तो सुनिए। आज क्या है, जो आज का परिदृश्य है, जितने बड़े बड़े हमारे लीडर हैं वो सिर्फ जो है कि महात्मा गांधी जी, पूजनीय महात्मा गांधी जी उन्हीं का अनुसरण कर रहे हैं। जी जी। लेकिन आप भगत सिंह को क्यों छोड़ रहे हो भाई? भगत सिंह ने जो काम अपनी अल्प आयु में किया, आप कभी उनकी विचारधाराओं को पढ़िए, देखिए जो चीजें उन्होंने 23 वर्ष की अवस्था में उन्होंने जो लिख दिया, आप उनकी किताब पढ़िए। मैंने एक जेल डायरी मैंने उनकी मैं किताबों पर ही आ जाता हूँ सीधे सीधे। आपकी कुछ रचनाएं भी लिखा था। जी जी, क्या है इस? मेरे एक पुस्तक लिखा हुआ है, उसका विमोचन होना बाकी है जी। तो नव क्रांति के नाम से मैंने पुस्तक लिखा हुआ है और बहुत जल्दी राष्ट्रमाता का आशीर्वाद होगा तो शीघ्र से उसको मैं विमोचित करवाऊंगा। हाँ, तो उसमें कहीं ना कहीं भगत सिंह के भी काफी सारांश है उस पुस्तक में और कहीं ना कहीं बाला साहब ठाकरे जी के भी उदाहरण है उसमें। और गैर राजनीतिक जो आज की परिस्थितियां हैं, जो कंडीशंस हैं हमारे समाज के, हमारे देश के, उन्हीं पर आधारित हमारी पुस्तक है। अगर शोषण की बात किया जाए राजनीति में, शहर से लेके जेल यात्रा तक, तो क्या बाहर शोषण है या जेल में शोषण है? देखो, शोषण की बात अगर किया जाए तो आज जो हमारे देश की स्थिति है, अगर मैं सच बताऊं तो मैंने करीब करीब भारत के 16-17 राज्य मैंने घूमा देखने के लिए कि यकीनन हमारा हिंदुस्तान है क्या। तो हर जगह की लगभग समस्याएं सिमिलर हैं। बेशक भाषाएं अलग हैं, लेकिन जो वहां की समस्याएं हैं, आम आवाम की जो समस्याएं हैं, वो कहीं ना कहीं सिमिलर हैं। लोग अगर आप पुलिस की बात करें, उदाहरण मैं देता हूं आपको, अगर आप पुलिस की बात करें तो अगर आप डेवलप्ड कंट्री में जाएं तो वहां अगर पुलिस आती है तो लोग अपने आप को सिक्योर महसूस करते हैं। और हमारे यहाँ आम जनमानस की बात कर ले अगर हमारे यहाँ पुलिस आ जाती है तो कहीं ना कहीं ये होता है कि समस्या बढ़ गई। मैंने एक लेख में पढ़ा था कि एक अच्छे और सभ्य समाज में पुलिस की संख्या कम होनी चाहिए। जिस भी देश की सभ्यता अच्छी है, उन्नत है, विकसित है, वहां पे पुलिस की संख्या कम होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि पुलिस की ही संख्या कम है। जी जी जी। तो ये विषय तो चिंता का है। जी जी। या तो हमारा समाज सभ्य नहीं है, या तो हमारे सिस्टम में कोई कमी है। तो आखिर बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? हमें सुनने वाली बात। विशाल महाराज जैसे लोग रुके तो है नहीं, हम हमारी लड़ाई है, मैं लड़ूंगा। जैसे कल हमारे साथ जब मैंने राजनीति में शुरू किया था, जब मैंने राजनीति को एक्सेप्ट किया तो मुझे पॉलिटिक्स ही करना है, तो उस समय काफी लोग, मतलब एक तो ब्राह्मण हो, तो गांव समाज का जो नजरिया होता है अधिकांश जो है कि बैकवर्ड और जो है, लेकिन मैंने क्या किया, इन चीजों को मैंने एकदम मैंने इसको नेगलेक्ट कर दिया। आज मेरे साथ फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है, शेड्यूल कास्ट है, कोई मतलब जातिवाद की कोई भावना नहीं हमारे यहाँ, धर्मवाद संप्रदायवाद का कोई मतलब नहीं। भाई जो पीड़ित है, जाति देख करके दर्द नहीं होता है, जाति देख करके धर्म नहीं होता है। जो इंजेक्शन मेरे दर्द में काम आएगा वही इंजेक्शन आपके भी दर्द में काम आएगा।
तो जब दवा परहेज नहीं कर रही है, नहीं देख रही है जाति को, तो मैं क्यों देखूं? ये जातिवाद जो है हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। देश की हो या न हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की समस्या तो एक में बहुत बड़ी है। जब आप यहाँ से बनारस से बाहर दूसरे स्टेट में जाते हैं, यूपी से बाहर जाते हैं, जैसे आप गुजरात चले जाइए या साउथ में चले जाइए, तो देखिए वहां की व्यवस्थाएं क्या है, और जो आज हमारी व्यवस्थाएं हैं उसको देखिए अब क्या है। सड़कें बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं, बन रही है, उससे पहले खराब हो जाए। तो ये क्या है भाई? हम लोग 2022 में जी रहे हैं ना। अब ये मैं या तो शासन पक्ष को कहूं या एडमिनिस्ट्रेशन को कहूं, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सच बात कोई कहेगा नहीं, मुकदमा भी तो लिख दिया जाता है। अगर आप जीतते हैं चुनाव अपने क्षेत्र से, तो क्या कार्य योजना होगी आपकी? जब मैं चुनाव जीतूंगा, जी है, आप तो चुनाव में आ रहे हैं। बिल्कुल, मुझे चुनाव तो लड़ना है, बड़ा चुनाव है मेरा। जब मैं चुनाव जीतूंगा तो उस समय आप आके देखिएगा कि क्या परिवर्तन हमने किया और क्या नहीं। तो क्या सिद्धांत यही कायम रहेगा तब भी जो आज आम जनमानस में है? लेकिन आपका सिद्धांत, क्या अपने सिद्धांत पे ही राजनीति करेंगे और क्या समझ रहे कि कामयाब होंगे? बिल्कुल कामयाब होंगे। हमारी कामयाबी हमारी जनता है। और आप कभी महसूस करिए, आप आइए हमारे क्षेत्र को देखिए, विशाल महाराज आज नाम में पर्याप्त है, और ये चुनाव जीतना क्या हमारे सिद्धांतों से हमें दूर नहीं कर सकता है। ये मेरी पहचान, मेरे सिद्धांत ही विशाल महाराज की पहचान है। क्या कहना चाहेंगे आखिरी में आप अपने जनता से और समाज के लिए? मैं अपनी जनता और समाज से सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि आप जागरूक बनो, आप अपनी आवाज को बुलंद करो, उठाओ, क्योंकि हक मांगने से न कभी मिला है न कभी मिलेगा। हक छीनना पड़ेगा। ये जो सिस्टम बैठा हुआ है यह देने वाला नहीं है, ये आपको लेना पड़ेगा। फिर चाहे न्याय हो, नौकरी हो या आजादी हो, सारी चीजें जो है आपको स्वयं लेनी पड़ेंगी। व्यवस्थाएं बहुत अव्यवस्थित हो चुकी हैं, किसी न किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा। तो मैं किस पे भरोसा करूं? मैं स्वयं ही आगे आता हूँ। एक कहावत है ना, एक बार मैं अपने चुनाव में प्रचार कर रहा था, मैं चूंकि जिला पंचायत सदस्य का मैं प्रत्याशी भी रहा सेक्टर नंबर 3 से चिड़िया ब्लॉक से। तो एक विद्वान व्यक्ति थे, तो उन्होंने कहा कि अरे आप तो भगत सिंह की विचारधारा पे चलते हैं महाराज जी। मैंने कहा बिल्कुल चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको एक बात पता है, लोग सोचते हैं कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन हमारे घर में नहीं है, पड़ोसी के घर में पैदा। तो मैंने कहा इसीलिए तो हमारे पिताजी ने कहा कि भाई आप हमारे घर में भगत सिंह है, तो मैं क्या करूँ। तो ये थे विशाल जी महाराज, जिनका साफ साफ कहना है कि भगत सिंह अब पड़ोसी के घर में नहीं, भगत सिंह हमारे घर में पैदा होंगे। मैं भगत सिंह तो बन नहीं सकता, लेकिन भगत सिंह के सिद्धांत पे चलूंगा, उनके अनुसार उनके द्वारा किए गए कार्यों को अनुग्रहित करते हुए अब अपने हक को छीनना पड़ेगा। हक की लड़ाई के लिए किसी को हक मांगने से नहीं मिलेगा, हक को छीनना पड़ेगा। इन्हीं सब मुद्दों पे आज हम विशाल जी महाराज के साथ थे। विशाल जी महाराज का साफ साफ कहना था कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो क्षेत्र में विकास पहले से ज्यादा दिखेगी, पहले से अच्छा दिखेगी, सुव्यवस्थित दिखेगी, कानूनन रूप से अच्छी दिखेगी। जो आज सड़कें निर्माण हो रही है, टूट जा रही है तुरंत, ऐसा नहीं होगा। इन्हीं सब मुद्दों पर आज विशाल जी के साथ हम थे। फिर मुलाकात होगा एक नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।